मैंने अपना ग्रेजुएशन छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद एमए किया है आईएसबीएम यूनिवर्सिटी गरियाबंद छत्तीसगढ़ से और स्केचिंग हमारी हॉबी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है सर। आप एफएओ के लिए एलिजिबल हैं? यस सर। अच्छा, ये बताइए हमें, राइट टू सर्विस का नाम सुना है? राइट राइट टू टू सर्विस, सर्विस। हाँ, एंड सिटीजन चार्टर एक्ट। सॉरी सर। सोशल ऑडिट से क्या समझते हैं? सर सोशल ऑडिट में हम लोग बेसिकली ऑडिटिंग होती है, लेकिन इसमें जैसे नॉर्मली ऑडिटिंग में हम लोग इकोनॉमिक्स और क्या बोलते हैं फाइनेंशियल चीज़ों की ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन सोशल ऑडिट में हम लोग ये भी देखते हैं कि सोशल वर्क जो हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, उन वर्क्स को किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर उसमें क्या-क्या ड्रॉबैक्स आ रही हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, उनकी ऑडिटिंग की जाती है, उसको सोशल ऑडिट बोला जाता है। तो कैसे कंडक्ट किया जाता है? सर एक तो इसमें फीडबैक होता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें जब हम लोग हुँ, सर्वे करते हैं, ये एक प्रकार का सोशल ऑडिट है। इसमें हम लोग जनता से फीडबैक लेते हैं, अलग-अलग एंड से फीडबैक लिया जाता है। स्कूलों में हम लोग प्रिंसिपल्स के थ्रू फीडबैक लेते हैं। पब्लिक में हम लोग ऐप्स के थ्रू फीडबैक लेते हैं। अलग-अलग विभागों से फीडबैक लिया जाता है। तो बेसिकली ये फीडबैक बेस्ड ही ऑडिटिंग होता है। ठीक है। ये बताइए कि ऑडिट के मूल क्या फ़ायदे हैं? किसी भी जब विभाग में ऑडिट किया जाता है, उसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा तो है कि जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो वास्तव में कितना सफल हो रहा है, ये पता चलता है। फिर जो फंड का मैनेजमेंट होता है, वो उससे हो सकता है एक्सेस फंड तो खर्चा नहीं हो रहा है, या फिर और सर एक और चीज़ होती है कि अगर कहीं करप्शन या लूप होल्स हैं, तो वो आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है इसके थ्रू। फिर सर हम लोग इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं किसी पॉलिसी में। अगर हम ठीक पॉलिसी है। बहुत बढ़िया। अभी वर्तमान में बिहार में कौन-कौन सा वित्त संस्थान है, जो ऑडिट का काम देखती है? बिहार में वित्त संस्थान जो ऑडिट का काम देखती हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट की संस्थान हो सकती है। सर बिहार का तो हर डिपार्टमेंट का एक ऑडिट डिपार्टमेंट अलग से होता है, वो उसके हुँ, ऑडिट का काम देखता है, इन डिपार्टमेंट लेवल पे है ओके, ये। ऐसे इन जनरल किस कौन देखती है? फिर सर कैग है वो देखती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, हुँ, वो स्टेट्स की ऑडिटिंग करते हैं। फिर सर एक हम और सर हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। बिहार में एक महालेखाकार भवन है, उसके बारे में जानते हैं? यस सर। ये किसके अंतर्गत आता है? कौन विभाग के अंतर्गत? बिहार के वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। एक है डीएलएफ है, ये भी एक यूनिट है, वित्त विभाग की ही है। इसका नाम सुना है? डी डायरेक्टरेट एल ऑफ, हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट। सॉरी सर इसका नाम हम नहीं सुना है। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी न्यूज़ में बिहार का कुछ न्यूज़ पढ़ा है? यस सर। कुछ बताइए, क्या पढ़ा है? सर अभी तो आज एक ड्राई पोर्ट का उद्घाटन इनॉग्रेशन हुआ है हुँ, अ, बिहटा में। ठीक है, और और सर एक तो साइक्लोन दाना है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट पे हिट किया है, वो बिहार को भी अफेक्ट किया है। और सर अभी नीतीश कुमार जी पंचायत संबंधित, पंचायती राज विभाग संबंधित बहुत सारी योजनाएँ को शिलान्यास यस सर। किया है। कुछ जानते यस हैं? सर। बताइए। सर आज का जो न्यूज़ पढ़े थे उसमें आया था कि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पंचायती राज विभाग की भवनें हैं, उनका निर्माण संपन्न कराया जाए जल्द से जल्द। कौन-सी भवन? हर पंचायत में जो पंचायत भवन होती है, उसका उसका निर्माण कार्य संपन्न कराया जाए। पंचायत भवन और पंचायत सरकार भवन, क्या दोनों एक ही है या कुछ अलग है? सॉरी पंचायत भवन और?
पंचायत सरकार भवन। अ, सर इसके बारे में जानकारी नहीं है हमको। अच्छा ठीक है। अब एक उससे संबंधित और भी एक ई-कचहरी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाने वाला है। उसके लिए भी इस रिगार्डिंग भी माननीय नीतीश कुमार ने बताया। कुछ जानते हैं? यस सर। क्या? सर ई ई-कचहरी? सर ई-कचहरी आपका जो लोकल लेवल पे जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो हुँ। गया या उससे निचला कोर्ट जो है, उसमें आपको उन सभी कोर्ट्स को ई-कचहरी के तहत जोड़ा जाएगा। ग्राम कचहरी का कांसेप्ट्स और लोकल जो आप बात कर रहे हैं न्यायालय का, दोनों एक ही है, अलग-अलग है, कुछ है नहीं अंतर? सर, अलग-अलग है। क्या है अंतर? ग्राम कचहरी जो होती है वो पंचायत स्तर की होती है, वो उस उनका दायरा कम होता है कंपैरेटिवली और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, उनका दायरा ज़्यादा होता है। सर एक एक सर्टेन अमाउंट होता है जिसके केसेस पंचायत कचहरी देख सकती है। वो हुँ। अमाउंट हमको याद नहीं आ रहा है इसलिए हम उसको कोट नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपका हॉबी क्या है? स्केचिंग सर। स्केचिंग। स्केचिंग और ड्राइंग दोनों है या एक ही है? सर ड्राइंग भी करते हैं पर ज़्यादा इंटरेस्ट स्केचिंग में है। स्केचिंग में। अभी रिसेंटली कौन-सा कुछ स्केच बनाया है? क्या बनाया है बताइए? रिसेंटली रिसेंटली तो हम मधुबनी पेंटिंग का प्रैक्टिस ट्राई कर रहे थे कि हुँ। सेल्फ में ही ट्राई कर रहे थे, कहीं क्लासेस वगैरह नहीं लिए हैं। तो हाँ, तो अभी मान सर लीजिए आप क्या बना लेते हैं? स्केचिंग में क्या करते हैं जैसे बताइए? स्केचिंग में जैसे पोर्ट्रेट स्केचिंग करना पसंद करते हैं। तो मान लीजिए किसी लाइव व्यक्ति का भी बना लेते हैं? सर अभी तक हम अपने फैमिली मेंबर्स का बनाए हैं, भैया का छोड़ हुँ। के। अच्छा, तो उसके लिए क्या आपको आदमी को बैठना होता है या आप नहीं सर, एक बार फ़ोटो का रेफ़रेंस कैप्च लेते हैं। फ़ोटो का फ़ोटो के रेफ़रेंस फिर लेते हैं लेते हैं? सर। ग्रिड अच्छा, पैटर्न से बनाते हैं सर हम। ओके। तो उसमें कलर भी फ़िल करते हैं विदाउट कलर सिर्फ़ ग्रे नो पैटर्न? सर, हुँ, स्केचिंग में बेसिकली सिर्फ़ हुँ। आप चारकोल और ग्रेफ़ाइट का यूज़ करते हैं। चारकोल और ग्रेफ़ाइट का। यस सर। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें नहीं कैसे सर, बनाएँगे उसमें फिर? पेंट्स का कलर यूज़ होता है। उसमें पेंट यूज़ अच्छा करते उसमें हैं। पेंट्स यूज़ करेंगे, उसमें चारकोल और ग्रेफ़ाइट यूज़ नहीं करेंगे? नहीं सर, उसमें हम आपका परमानेंट मार्कर्स यूज़ करते हैं हुँ, और नेचुरली तो उसमें सर आप नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं और पेज पे गोबर का एक लेप लगाया जाता है। लेकिन हुँ। उतना सुविधा हमको अवेलेबल नहीं है तो हम कॉफ़ी का मिक्सचर यूज़ करते हैं, वो गोबर वाला कॉफ़ी का शेड पाने के मिक्सचर लिए। अच्छा, ठीक है। हुँ। ये चारकोल और ग्रेफ़ाइट चारकोल किसका है ये कंपोनेंट? कार्बन का एलोट्रोप, कंपोनेंट है सर। ग्रेफ़ाइट भी उसी का है ना? यस सर। और एक और बहुत एलोट्रोप होता है कार्बन का 2-3 एलोट्रोप होता है। और कौन-कौन है एलोट्रोप ग्रेफ़ाइट के अ, अलावा? सर डायमंड भी कार्बन का ही है। और अ, ग्रेफ़ाइट, कार्बन, चारकोल सर और अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। एक बकमिस्टर फ्लोरीन है, कुछ याद आ रहा है? व्हाट्स बकमिस्टर फ्लोरीन नाम सुना है? ये भी कार्बन का ही यस सर, एलोट्रोप है। स्कूल में पढ़े तो थे। हुँ, सर नाम बस याद आ रहा है और ज़्यादा उसके बारे में रिकॉल नहीं हो रहा है सर। ठीक, ओके। ये बताइए कि इसको आप कैसे अपने सपोज़ करिए आप एफए ग्रुप में जॉइन करते हैं, आप वित्त विभाग में पोस्टेड होती है, आपकी पोस्टिंग होती है। इस स्किल का आपका जो हॉबी है, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ आइडिया है सर दिमाग में? डेटा हुँ, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ड्राइंग्स का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर आपको डेटा को एनालाइज़ करने में हेल्प ठीक करता है। है। बिल्कुल। हुँ, फिर सर जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, तो वहाँ पे हम समझाने के लिए फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू समझा सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत हेल्पफुल होगा। फिर सर हुँ, वित्त विभाग की कोई भी पॉलिसीज़ हैं, कन्वे करना है जनरल पब्लिक को, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अ, बहुत फिर अच्छा। सर हुँ, ओके, थैंक यू। रुपेश सर? जी, प्राची, यस सर। बताइए हमें एसी बिल और डीसी बिल क्या होता है? स अ
एसी बिल सिर्फ फुल फॉर्म हम उसका रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। कंटिजेंसी बिल होती है ये। हम्म, इसमें एसी बिल के थ्रू हम लोग जब कंटिजेंसी फंड होता है उसमें से हम आपातकालीन स्थिति में पैसा विड्रॉ करते हैं एसी बिल के थ्रू। और सर जब हम क्या बोलते हैं, जब हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं तो वो एज अ डीसी बिल जाता है, जिससे उस कंटिजेंसी फंड से जो पैसा विड्रॉ हुआ है वो वापस वहाँ पे रिफंड हो जाता है। जो भी पैसा वापस आता है हमको फंडिंग के तौर पे, उसमें जो हम लोग जो भी एसी बिल से पैसा निकाल के फंड खर्चा किए हैं वो वहाँ एडजस्ट हो जाता है डीसी बिल के थ्रू। अच्छा, तो कंटिजेंसी फंड रहता है या फिर फंड में पैसा ही नहीं रहता है तो एसी बिल का यूज किया जाता है? सर नहीं सर, कंटिजेंसी फंड एक अलग से रहती है जिससे आप आपातकालीन स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाता है? सर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये हमने कंटिजेंसी फंड से जो पैसा निकाला है उसका क्या यूटिलिटी किया है वो बिल लगाया जाता है उसमें, उसको यूटिलाइजेशन लिस्ट कहते हैं। मुझे जहां तक याद है भारत में कंटिजेंसी फंड जिसको यस आकस्मिक सर। निधि बोलते हैं वो हाँ। राष्ट्रपति महोदय के पास है। यस सर। किस आर्टिकल के तहत है? गवर्नर के अंडर भी होता है सर। गवर्नर के अंडर भी होता है। तो जो प्रेसिडेंट के पास है वो किस आर्टिकल के तहत है? सर कंटिजेंसी बिल। हाँ, सॉरी सर, हम आर्टिकल नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। उसको मैनेज कौन करता है? प्रेसिडेंट तो अपने से करते नहीं होंगे। नहीं सर, वित्त विभाग के अंदर होता है सर। कौन सा डिपार्टमेंट है? सर हम गेस कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर होना चाहिए। तो फिर बजट बनाने का काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही करती है। तो दोनों एक ही व्यक्ति करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट करता है। वित्त विभाग के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, याद है आप? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? यस सर। बताइए। जो दाना चक्रवात आ रहा है इसका यस। नामकरण किसने किया है? कतर ने किया है। क्या मतलब होता है इसका? दाना का अर्थ है उदार। तो आपको लगता है ये चक्रवात उदार है? सर नामकरण किया जाता है, नाम पहले से फिक्स्ड रहता है और हर कंट्री नाम डिसाइड करती है। अब सर चक्रवात तो कभी उदार नहीं हो सकता है, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, मतलब सबके डिस्क्रिमिनेशन के प्रति उदार है कि हम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, सबको समान रूप से डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा अच्छा, नुकसान सबको करेंगे। तो बताइए चक्रवात आने के क्या रीजन क्या है? सर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा चक्रवात आता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कंपेरेटिव टू अरेबियन सी ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से चक्रवात उगता है। अलग अलग देशों में चक्रवात का अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ देशों का नाम याद है, ये उसके साथ साथ उसके चक्रवात का नाम? सर अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं। जापान में सर ये नाम याद नहीं आ रहा है हमको, सॉरी सर, एक ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन ही क्या याद आ कहते रहा हैं? है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सर सा नहीं नाम याद है। आ रहा। बिली विली कहाँ अ, कहते हैं? विलेज तो अफ्रीका में है सर। अफ्रीका में है? श्योर है आप? यस सर, अफ्रीका में ही है वो, विली नहीं, नो सर, नो सर, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में है? साउथ अमेरिका में। अच्छा, कोई बात सर सॉरी सर, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं। तो मुझे होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में कुछ अंतर बता सकते हैं आप? सर होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो प्रकार का इंडेक्स है जो आपका कमोडिटीज बेस्ड इंडेक्स है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमारा जो कोर कमोडिटीज हैं ये इंक्लूडेड रहती हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारी कोर कमोडिटीज हैं वो नहीं इंक्लूडेड रहती हैं। आप किस कोर कमोडिटी की बात कर रहे हैं? पेट्रोलियम हो गया और क्रूड ऑयल हो गया, इनको कोर कमोडिटीज में हम काउंट कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं फिर इसमें ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या रहता है? सर फूड रहेगा, हाँ। फूड इंक्लूडेड रहेगा इसमें। फिर सर अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे। अच्छा।
आप श्योर हैं अदर कि आप होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंसर दे रही हैं? सर हम उल्टा कर दिए क्या? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरा अगला सवाल ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हाँ। सर कोर इन्फ्लेशन तो है कि आपका जो मेजर कमोडिटीज़ हैं जिनसे जैसे हम लोग वर्ल्ड लेवल पे जो कमोडिटीज़ अफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, ये सब हाँ। जो इन्फ्लेशन अगर क्रिएट करती है तो इसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं हम लोग। इसको कोर इन्फ्लेशन जो बोलते हैं? और यस सर, इसको कोर इन्फ्लेशन तो बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? सर हेडलाइन इन्फ्लेशन हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। कंफ्यूज कर रहे हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में बास्केट ऑफ गुड्स के साथ साथ फूड और एनर्जी दोनों रहता है इंक्लूडेड। और जब आप फूड और एनर्जी को निकाल देते हैं जिसके कि इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो उस इन्फ्लेशन को जब हम काउंट करते हैं तो उसे कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। ओके सर, ठीक है, कोई बात ठीक है नहीं। सर। मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, एक टर्म है स्क्यूफ्लेशन, इसका क्या मतलब होता है? सर इस इन्फ्लेशन जब हम लोग इसका इस इन्फ्लेशन डायग्राम बनाते हैं, हम्म। तो एक स्क्यूड डायग्राम बनता है इसका इन्फ्लेशन में। इसमें क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, फिर सडनली वो डिक्रीज़ हो जाता है। सडन ड्रॉप होता है इन्फ्लेशन में, तो इसके एक स्क्यूड डायग्राम बनता है। इसके डायग्राम बनता है। मैं आपसे कुछ आम दिनों के सवाल पूछता हूँ, जैसे कि अभी प्याज के दाम में अचानक से वृद्धि हो गई, ठीक है? यस सर। तो बताइए इसको किस टाइप के इन्फ्लेशन के कैटेगरी में आप रखेंगे? हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, किस कैटेगरी में आप रखेंगे इसको? सडन अगर प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, हाँ। तो सर हमको जैसा लग रहा है कि ये आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन में ही आना चाहिए, क्योंकि फूड मेरा सवाल कमोडिटीज़ के प्राइसेज़ में आप इंक्रीज़ हो रहा ध्यान है। से सुने। अभी यस सर। हाल के दिनों में न्यूज़पेपर में ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ प्याज के दाम, ऑनियन के प्राइस तेजी से बढ़े हैं। इसको किस कैटेगरी यस में सर। आप रखेंगे? सर अगर हम देखेंगे तो एक तरह से इसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी रख सकते हैं, क्योंकि सडन इंक्रीज़ इन डिमांड ऑफ ऑनियन की वज़ह से इसका प्राइस सडनली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको एज़ अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन रखा जा सकता है सर। एक फिनोमेनन होता है कॉब वेव फिनोमेनन, सुने इसका नाम? सर सर कैन यू रिपीट इट? यस यस, कॉब वेव फेनोमेनन, COBWEB। सॉरी सर। ये सुने, कोई बात नहीं। एक कर्व है फ्लिप कर्व, यस आइडिया सर। इसके बारे में क्या बताता है फ्लिप कर्व? सर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच का कर्व होता है। ये क्या कहना चाहता है? तो जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होता जाता है, और इन्फ्लेशन घटता है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है सर। तो महंगाई अच्छी चीज है। सॉरी सर जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होता है और जब इन्फ्लेशन घटता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। बिल्कुल आपने सही बताया है, बस मैं इस पे आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जब महंगाई बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, ठीक, यस सर। बेरोजगारी दर घट जाता है, तो इसके हिसाब से तो महंगाई अच्छी बात है। सर महँगाई अच्छी बात है, इनफैक्ट कहा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा पॉज़िटिव में रहना चाहिए, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन कभी नहीं होना चाहिए। वो आपकी इकोनॉमी को हिला के रख देता है। अच्छा अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सरकारें सर क्यों परेशान रहती हैं? इवन आरबीआई भी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसी बात के लिए बनाई गई है कि इन्फ्लेशन 4 ± 2% यानी कि 2% से 6% के बीच में रेंज में रखना है। बार बार इस पे आरबीआई ध्यान देते रहती है, कमेटी ही इसके लिए बाकायदे बनाई गई है। ऐसा क्यों? जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, भारत की तो समस्या बेरोजगारी है, तो महंगाई को बढ़ते देना चाहिए। सर अगर महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं करके अनएम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली बर्डन क्रिएट करेगी पुअर्स के ऊपर। तो अगर इन्फ्लेशन रेट एक सर्टेन लेवल पे रहता है,
तो वो फ़ायदेमंद रहता है, वो प्रॉफ़िट भी देता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। पर ये एक्सेस बढ़ जाएगा, जैसे जनरली कोशिश किया जाता है 3-3.5% के आस-पास रखने की कोशिश की जाती है, मेंटेन करने की। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो पुअर पीपल हैं, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उनके लिए महँगाई बढ़ रही है और उनका इनकम नहीं है उतना। वो उस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आपने बहुत सारा टर्म सुना होगा कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, उसके यस बाद का सर, टर्म है हाइपर इन्फ्लेशन। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन, इसमें से किस कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे कि ये इन्फ्लेशन रहेगा तो ठीक है, इतना तक चल सकता है? वॉकिंग इन्फ्लेशन वॉकिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन तक हमारा चल सकता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज़ आल्सो नॉट गुड। नो, नो, द आंसर इज नॉट राइट। रनिंग इन्फ्लेशन में 10 से 20% हो जाता है। ठीक है, आप इसको ओके, देख लीजिए। ओके सर। ओके, ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। ओके सर, थैंक यू सर। प्राची, आपका इंटरव्यू कब है? 30 तारीख को है सर। बहुत इम्प्रूवमेंट है और पिछले इंटरव्यू की अपेक्षा आपने बहुत अच्छा आज परफ़ॉर्म किया। आप अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रही थी और बीच-बीच में अपना स्माइल भी किया। तो आज का इंटरव्यू अच्छा रहा। क्या लगता है आपको? सर कुछ कितना कुछ-कुछ लेट करेंगे? क्वेश्चन्स के आंसर हम नहीं दे पा रहे थे, वो हमको लगा हुँ, कि नेगेटिव है। सर फिर भी भी? कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो हम नहीं दे पा रहे थे। सर प्रेशर तो इस बार हम कम फ़ील कर रहे थे, मतलब नर्वस नहीं हो रहे थे हाँ, उतना। वो हमको समझ आया कि वो पॉज़िटिव है, बट फिर भी हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं पाते और सर बिहार से रिलेटेड ना हम थोड़ा हमको नहीं हो पा रहा है प्रिपरेशन उतना। जैसे आपने पूछा यार डिपार्टमेंट वग़ैरह, हुँ, वो हुँ। हम कोशिश भी किए थे कि खोजें लेकिन उतना आइडिया नहीं मिल पा रहा है हमको। मैं तो बताया कि stateBihar.gov.in है, वो एक वेबसाइट है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जाकर के पढ़ लेना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का 5-6 उसमें सब सेक्शन है। उसका प्रोफाइल हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसके अचीवमेंट्स हो गया। तो एक बार पढ़ लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का। बाकी जो न्यूज़ आती रहती है, अब क आज जैसे मैंने तो बताया कि जो बाहर रहते हैं बिहार से उसके लिए दैनिक भास्कर बहुत अच्छा ऐप है। उसमें कुछ नहीं करना है, उसको उसमें 17-15 पेज का आता है डेली, क्या न्यूज़ चल रहा है उसको देखते सर रहना है। दैनिक जागरण को तो हुँ। सब्सक्राइब किए हैं, उसको डेली पढ़ते भी हैं। जागरण से हाँ, तो सब्सक्राइब किए हैं। हाँ, अच्छा जागरण सब्सक्राइब किया, ठीक है, लेकिन उसमें टीवी उसमें भी तो ये न्यूज़ आया ही था। जो मैंने पूछा पंचायत भवन तो थोड़ा-सा अब मान लीजिए सर जहाँ वही वो आपके चीफ टर्मिनोलॉजी मिनिस्टर रहती है लेकिन वो टर्मिनोलॉजी हाँ, का अंतर जो है ना वो हमको नहीं मिल पा रहा है कहीं पे और नहीं तो नहीं चलिए ठीक है पंचायत भवन है, पंचायत सरकार भवन के बारे में ही क्या है? इसका मैंने क्लास में भी बताया था। पंचायत सरकार भवन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि सिंपल सा बात है, जिस तरह से आप देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट होता है, जब आप पटना में सेक्रेटेरिएट या दिल्ली में जब जिला आते हैं तो कलेक्ट्रेट होता है। उसी तरीके से ग्राम पंचायत में इसका पंचायत सरकार भवन का कांसेप्ट है। कलेक्ट सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या है? जितने विभाग के सचिव हैं, प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सारे यस विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सेक्रेटेरिएट में होगा, सचिवालय सेक्रेटरी में होगा। उसी तरीके से आपका जो जिला है, जिला में क्या होता है? कलेक्टेरिएट मतलब उस जिले में जितने विभाग हैं 45 विभाग, सारे विभाग के हेडक्वार्टर्स उसके जिले स्तरीय पदाधिकारी वहीं बैठेंगे। उसी तरीके से पंचायत स्तर के जो भी कर्मी होते हैं, तो उसको लाना एक जगह पे ही पंचायत सरकार भवन में बैठाना, जितने भी विभाग हैं, जैसे राजस्व कर्मचारी होते हैं, किसान एग्रीकल्चर से किसान सलाहकार होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, आपके विकास मित्र होते हैं, तो सारे जितने भी कर्मी हैं, अलग-अलग विभाग के, सभी को एक जगह बैठाना और जो भी सुविधाएँ हैं, जो बेसिक सुविधाएँ होती हैं, जैसे एक तो जो भी काम होता है आरटीपीएस का, उसके अलावा आपका बैंक्स अब पोस्ट ऑफिस भी खुलने वाला है, बैंक्स खुलना है, तो एक जगह पे सारी सुविधाएँ अंडर वन रूफ दैट इज़ पंचायत सरकार भवन। ये एम्बिशियस सर प्रोजेक्ट है हाँ, बिहार सरकार का लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल ऑटोनॉमी लाने के लिए।
कि सारी व्यवस्था उसको वहीं पे मिले, उस गाँव में ही मिले, उस पंचायत में ही मिले। ओके सर। इसको और सर ध्यान रखना। हुँ। पंचायत भवन अलग होता है? हाँ, पंचायत भवन हुआ कि जब जहाँ पे पंचायत सरकार भवन नहीं है, पहले पंचायत भवन में ही काम होता था। वहाँ पे मुखिया होते थे, पंचायत सचिव होते थे, वहीं पे बैठते थे। वो छोटा-सा बिल्डिंग है। ये बनाया गया है, मतलब ऐसा बिल्डिंग बनाया गया उसमें बगल में ही ग्राम कचहरी का भी कंसेप्ट है। जब मैंने ग्राम कचहरी पूछा तो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। जिस तरह से आपका लोकल ऑटोनॉमी जो हम लोग बात करते हैं पीआरआई का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें ही ग्राम कचहरी को लाया कि जो न्याय, मतलब उसको मिटिगेट करना है। वहाँ ऊपर पहुँचने से पहले कोर्ट में जाए, व्यवहार न्यायालय जाए, उससे अच्छा हो कि मामला अगर यहीं रफ़ा-दफ़ा हो जाए, तब थाना जाए। या कोई भी मामला अगर थाना जाता है, तो प्रयास किया जाता है, जो लोकल थाना होता है, वहाँ के एसएचओ बुलाते हैं। उस ग्राम पंचायत के, उस ग्राम कचहरी के सरपंच को, पंच को, अगर लगता है कि मैटर वो सॉल्व हो सकता है आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से, तो उसको सॉल्व वहीं कराया जाता है। ताकि कोर्ट केस जो है कम से कम हो, लोड कम से कम हो, उसी चीज़ के लिए पूरा सेटअप बनाया गया है। उसी चीज़ को ऑनलाइन करने जा रहा है। सारा जितना भी केस होता है दीवानी या फौजदारी, दोनों केस अब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन भी सुना भी जाएगा, सबको कम, तो अच्छा, मतलब क्योंकि ये आपका पीआरआई का व्यवस्था है और बाकी ऑडिट का तो सोशल ऑडिट बता ही दिया आप, अच्छा था। ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है। तो बिहार को थोड़ा-सा देखते रहना है, जो भी न्यूज़ में 3-4 दिन रहेगा, यस सर। पेपर को पढ़ते रहिए, 1-2 पेपर पढ़ लीजिए, मान लिया दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, भास्कर भी पढ़ लीजिए, क्या करना है? ठीक है सर। अभी 4-5 दिन समय है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। बाकी सर ने वो पेपर, न्यूज़पेपर कटिंग शेयर कर दीजिएगा सर, रुपेश सर। हाँ, हाँ, कर दिया गया है। हुँ। तो बाकी उसको देखते रहना है, क्या-क्या न्यूज़ है। ओवरऑल बहुत बेहतर रहा पिछले बार से, बहुत अच्छा आपने परफ़ॉर्म किया है, इसी को बरकरार रखना है। जो ओके। कन जहाँ आप नहीं बता पाई है, फिर भी वो दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है? आप अपने कॉन्फिडेंट रही है, इसलिए अच्छा रहा है। ऑल द बेस्ट, इसको बरकरार रखना है। बिल्कुल। थैंक यू सर। ये जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जब आप फँस रहे थे तो हम और डेप्थ में जाके पूछना स्टार्ट कर रहे थे। वो जानबूझ के पूछने का प्रयास इसलिए किया जा रहा था कि आप घबरा पा रहे हैं, नहीं घबरा पा रहे हैं। मुझे उसके आंसर से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे भी पता है अपने डेप्थ तक का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को एट इंस्टेंट याद नहीं रह सकता है। ठीक है? ओके सर। तो बस वो चेक करने के लिए ही था कि आप कितना घबरा रही हैं, कितना हैफेजार्ड मैनर में आंसर इधर-उधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उतना उनको भी याद नहीं रहेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। वो तो बस बेसिक-बेसिक पूछेंगे। हाँ, वो ओके सभी सर। सब प्रश्न पूछेंगे भी नहीं, क्रीप और वॉकिंग इन्फ्लेशन, यहाँ तो जाएँगे भी नहीं वो। बस चलिए। ऊपर-ऊपर ही रहेंगे, इसलिए उसके लिए डरना नहीं है। जो मैंने पूछा या सर ने पूछा, इसलिए पूछा कि भाई जानकारी हो। बाकी एप्लाइड इकोनॉमिक्स लिखना है, जो अभी वर्तमान में सर चल देख रहा लें, है। एक बार जो पूछे हुए हैं हुँ। उसको भी एक बार हम रिवाइज़ हाँ, कर वो भी लेंगे। देख लेंगे। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, रुपेश सर। और 2-3 पेपर जैसा सर ने बताया, आपको ग्रुप में भी डेली पेपर मिल ही जाता है। अपना यस सब्सक्राइब सर। भी करके रखा ही है। हिंदुस्तान भी चला जाता है, दैनिक जागरण जा रहा है, दैनिक भास्कर जैसा सर ने बताया, उसको पढ़ते रहिए, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अब हमें लगता है कि अब अंतिम पड़ाव पे हैं और आपका सिलेक्शन अब तय लगभग माना जाए और उम्मीद है कि इस थैंक यू बार सर। बहुत अच्छा करके आएँगे आप। ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सर।